अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि आपके पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और इसकी जो आपके पास फर्दर है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, अगर टर्म आप डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ एनर्जी को, जो कि प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्क्राइब किया, तो हमने कहा कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आपने टाइप्स को डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी को। हमने कहा कि अगर मोशन की वजह से एनर्जी हो तो उसको आपने नाम दिया था काइनेटिक एनर्जी। और जस्ट एनर्जी क्या था टर्म? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, अगर किसी बॉडी में एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, टास्क को परफॉर्म करने की, उसका मतलब है उसके पास क्या है? एनर्जी है। आज के इस टॉपिक में हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी की सेकंड फॉर्म थी, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। किसी भी फोर्स फील्ड में, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की आप बात कर लेते हैं, तो उसमें जो उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी उसको आप क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। ओके, अब स्टूडेंट इसको आपने डिस्क्राइब किया, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हैं जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। अगर हाइट की वजह से ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, पोजीशन है, तो वो आपके पास क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर जैसे एक स्ट्रेच स्प्रिंग की आप एग्जांपल ले लें, तो जैसे आप उसको रिलीज करेंगे तो वो मूव करेगा, जिसका मतलब उसके पास जो एनर्जी थी वो उसकी पोजीशन की वजह से थी और इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल की वजह से थी। तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय इलास्टिक मटेरियल ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और इसकी एग्जांपल क्या आती है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग की आप बात कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, जो मेन हमारा टॉपिक आज का है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है रियल, ठीक है, या टोटल आपके पास कह सकते हैं, या एक्चुअल आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। और इसमें सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए सर्टेन पोजीशन, किसी भी एक पोजीशन के ऊपर, इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स जीरो। अब स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को आपने समझना है। अब देखिए, इस डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और इसके गिर्द एक सम स्पेसिफिक लोकेशन तक हमने कहा क्या है? इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसमें ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर रही है। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ग्रेविटेशनल, हमें नहीं पता कि ये जो इसका फील्ड है, फोर्स फील्ड है, ये कहाँ तक है। तो हम कहते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है ये इन्फिनिट डिस्टेंस तक है। तो सपोज करें यहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी डिस्टेंस में जीरो पोटेंशियल होगा। ओके, अब आपने अगर ये वो पॉइंट है, ये वो मैस है, ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा हुआ है, और इसको अगर आपने मूव करवाना हो, कहाँ तक लेके जाना है? जहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, इन्फिनिट डिस्टेंस तक, तो इसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा? और यहाँ पे यही आप कहेंगे इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या करेगी इसके ऊपर? कौन वर्क करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स करेगी इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी। इस पोजीशन से कहां तक लेके जाना है? इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके जाना है, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल आपके पास, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पॉइंट है इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे? जीरो ग्रेविटी है। यहाँ पे आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा, लेकिन आप कहेंगे कि सर हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्म डिस्क्राइब की हुई है mgh, तो फिर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्यों ड्राइव कर रहे हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्यों ड्राइव कर रहे हैं? अब स्टूडेंट, ये जो mgh है ये ट्रू होता है सिर्फ आप कह लें नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। मतलब ये आपके पास अर्थ है, अर्थ के सरफेस के करीब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तो ये रिलेशन आप यूज कर लेंगे mgh, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट किसी सम स्पेसिफिक डिस्टेंस से अपवर्ड मूव कर रहा है,
तो उसके लिए फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ वेरी करती है, डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। डिस्टेंस बढ़ने से ये फोर्स आपके पास कम होती जाती है। ओके, इसका मतलब है फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो इसलिए हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हमें कोई और मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करना पड़ेगी। ओके, तो ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। अब स्टूडेंट इसको वही डायग्राम अगेन में ड्रॉ किए यहाँ पे, ये अर्थ है, ठीक है, और इसके गिर्द इसका फील्ड होगा, और फील्ड सपोज कर लें कि आपका यहाँ तक जो है ना वो फील्ड है, ठीक है, इन्फिनिट है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ तक आपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है, जिसका आपने मूव करवाना है फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी, और इसके लिए वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट क्योंकि ये आपके पास फोर्स जैसे आप अपवर्ड मूव करेंगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो हमने क्या करना है, इस पूरे डिस्टेंस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेना है। स्मॉल पैचेस जैसे ये 1 से 2, ये इतना पैच बनाना है कि फोर्स इसमें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और फिर आगे 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, इस तरह से n-1 और n-1 क्या होगा कि n डिस्टेंस से पहले डिस्टेंस होगा, ठीक है, पहले वाला पैच होगा। और इन सब के लिए डिस्टेंस देखिएगा सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ से जो पहला पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस होगा इसको आपने क्या कह लिया, r1 कह लिया, और जो सेकंड के लिए डिस्टेंस है वो क्या होगा, r2। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपने थर्ड पॉइंट के लिए देखना होगा तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा ये कितना बनेगा, r3 बनेगा। इस तरह से n-1 के लिए कितना बनेगा, n-1 के लिए rn-1 डिस्टेंस होगा, और n के लिए rn डिस्टेंस होगा। तो ये हर एक पैच के लिए मैंने सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। ओके, अब स्टूडेंट आपने देखना है यहाँ पे कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना r1 माइनस r2, ये भी डेल r के इक्वल है, r2 माइनस r3 ये भी डेल r के इक्वल ही होगा, ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास, ठीक है। इस तरह से हर दो पैच का जो डिस्टेंस है डिफरेंस आ जाएगा वो आपके पास डेल r के इक्वल होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वर्क डन हम क्या करेंगे, पहले पैच यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, W1 से W2 तक, और फिर 2 से 3 तक हम कैलकुलेट करेंगे इस पैच का, फिर 3 से 4, इस तरह से करते करते आप n-1 से n तक अलग-अलग हर पैच का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम वर्क डन को ऐड कर देंगे तो वही आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास R की वैल्यू क्या होगी, इसको देखिए। तो R के लिए आपने क्या करना है, जो डिस्टेंस R है वो क्या होगा कि दोनों वैल्यूज को जो R1 और R2 है, ठीक है, इसको आप ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपने लिख लेना है, मेंशन कर लेना है कि ये फर्स्ट रिलेशन आपका। फिर स्टूडेंट डेल R आपने देखना है कि ये डेल R किसके इक्वल होगा, ये जो बड़े वाला डिस्टेंस है R2, इसमें से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास डेल R आ जाएगा। तो डेल R इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 माइनस R1, इसको आपने 2 मेंशन कर लिया, और यहाँ से अगर आपने R2 की वैल्यू निकालनी होगी तो R1 को आप इधर शिफ्ट कर दें, तो R2 इज इक्वल टू डेल R प्लस R1। अब स्टूडेंट ये जो R2 की वैल्यू आपने निकाली है, इस R2 की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1, R इज इक्वल टू R1, R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस डेल R ओवर 2, R1 प्लस R1 कितना हो जाएगा, 2R1, डेल R एज इट डिवाइड बाई 2। अब इस 2 को इससे भी डिवाइड कर दें, इससे भी डिवाइड कर दें, ले 2R1 ओवर 2 डेल R ओवर 2। अब स्टूडेंट ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, R1 प्लस डेल R, ये R की वैल्यू आ गई आपके पास। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसमें दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेना। क्यों लेना है, क्योंकि आपके पास जो फोर्स का रिलेशन होता है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या पड़ा हुआ है, G M, और दूसरा मैस M और L मैस ऑफ अर्थ, और एक उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, और ये आपके पास किसके इक्वल होता है, R स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसीलिए हमें R नहीं चाहिए, R स्क्वायर चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। अब A प्लस B, A यहाँ पे क्या है R1 और B क्या है डेल R बाई 2, तो आपके पास फार्मूला लग जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B। ओके, ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया। अब स्टूडेंट ये देखिएगा R1 स्क्वायर R स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा एक आपके पास है डेल R है एक चेंज डिस्टेंस में,
और अगर उसको आप डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं और फिर उसी का ही आप स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये चेंज जो है ना बहुत एक स्मॉल वैल्यू है। तो जब एक स्मॉल वैल्यू को आप स्क्वायर लेते हैं, जैसे 0.5 है, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो 0.025 आ जाएगा आपके पास, मतलब और वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। छोटी वैल्यू जो 5 से आपके पास लेस है उसका आप स्क्वायर लेते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि R1 की निस्बत ये आपके पास जो वैल्यू है डेल आर का स्क्वायर, ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। तो आपने सिंपली ये जो टर्म है पूरी की पूरी इसको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। आप इसको निगलेक्ट कर देंगे और साथ में ये रीजन मेंशन कर देनी है कि डेल आर स्क्वायर काफ़ी स्मॉलर वैल्यू है आपके पास R1 स्क्वायर की निस्बत। अब स्टूडेंट आपके पास ये वैल्यू ऐसे था कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 डेल आर। अब इस डेल आर को आपने रिप्लेस करना है इस वैल्यू से R2 माइनस R1। तो ये मैंने पुट कर दिया R2 माइनस R1, R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, R1 R2 प्लस माइनस माइनस R1 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ये R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2। ये स्टूडेंट आपने R स्क्वायर डिराइव कर लिया। अब आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पेज की बात करेंगे जो कि 1 से 2 तक है। तो वर्क डन 1 से 2 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब फोर्स जैसे मैंने आपको बताया किसकी इक्वल होती है, जी एम, एम कैपिटल एम ऐसा फर्क है, स्मॉल एम क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मैस होगा जो कि यहाँ पे आपके पास है ग्रेविटेशन फील्ड में, जिसके लिए आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं। और कॉस 180 क्यों आया है, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अब स्टूडेंट अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर रही है आपके पास, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और आप इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है ये आपके पास क्या है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। और इस तरह से अगर एक ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है तो इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, एंटी पैरेलल के लिए 180 डिग्री बनेगा। तो इसलिए आपने 180 डिग्री पुट करना है। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है, और ये आपके पास डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, डेल आर के इक्वल आएगा, ठीक है। और फोर्स आपके पास क्या आ गई, GM1, इतना आपने ये फोर्स के लिए फॉर्मूला पुट कर दिया, ये डिस्टेंस है और ये एंगल आ गया, ओके। और ये कहाँ से हमने पुट किया है, वर्क डन का फॉर्मूला पुट किया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा cos 180 क्या होता है, -1, माइनस को आप बाहर लिख लें, GM आपने वैसे लिख लिया, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, R1 इंटू R2, वो आपने पुट कर दी इसकी, ओके। और डेल आर किसके इक्वल होता है, R2 माइनस R1, ये आपने पुट कर देना है। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये जो वैल्यू है इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर देना है, इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास R2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास R1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो स्टूडेंट ये आपका जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है डिस्टेंस ए 1 से 2 तक के लिए वर्क डन आ गया। सिमिलरली आपने 2 से 3 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिमिलरली आप इसको पुट कर दें। अब देखिए ये 1 से 2 हो तो ये चीज़ तो सेम आनी है, सिर्फ क्या होना है, 1 से 2 था तो R1 R2 आ जाएगा, अगर 2 से 3 होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 और -3 आ जाएगा 1/3। और यहाँ पे इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, डेल आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। अगर मैंने एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, ठीक है, बुक से, ये सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे R3 माइनस R2 और डेल आर अब क्या होगा, R2 R3 होगा, ठीक है। जहाँ पे R1 R2 था वहाँ पे R2 R3 होगा, ओके। फिर दोनों के नीचे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सिमिलरली आप इसके बाद ये स्टेप भी लिख सकते हैं कि 2 से 3 माइनस GMM वैसे आ जाएगा, और अगर यहाँ पे 1 2 हो तो 1 2 आता है, तो यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे भी 2 और 3 आ जाएगा और बिटवीन माइनस आ जाएगा। इसी तरह से n-1 के लिए क्या आएगा, पहले n-1 है तो यहाँ पे भी Rn-1 आ जाएगा और माइनस ही आएगा इनके साथ भी, क्यों, क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन B बन जाएगी और इसी तरह से ये C बन जाएगी। हमने n-1 और n तक के लिए फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने ये जो सारे पैचेस बनाए थे इनमें से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर n-1 से n, इन सब के कैलकुलेट किया। अब आपने इन तीनों को ऐड कर देना है,
ताकि टोटल वर्क डन निकाल सकें। तो ये पहला बैच के लिए वर्क डन, ये सेकंड के लिए, इस तरह से आप चलते चलते n-1 और n तक के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिएगा 1 से 2 के लिए ये है आपके पास -gmm 1/r1/r2 स्क्वायर, और माइनस ये आपके लिए फिर वैल्यू यहाँ पे एज इट आ जाएगी, और फिर ये वैल्यू एज इट आ जाएगी। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दिया क्योंकि प्लस आ रहा था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये स्टूडेंट आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी स्टूडेंट? तो यहाँ पे आपने माइनस, इसमें देखिए -gm इंटू स्मॉल m, ये क्या है, तीनों फैक्टर्स में या जितने भी n फैक्टर्स हैं आप इन सब में से ये कॉमन आएगा। तो आपने यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं एक टर्म है, उसके बाद ये फिर एक टर्म है, इस तरह से लास्ट पे ये फिर एक टर्म है, तो इन सब में से क्या है, -gm कॉमन आ रहा है। तो आपने इनमें से -gm इंटू m आपने कॉमन ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे देखिएगा ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से ये आपके पास प्लस साइन, और फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, इस तरह से ये आपके पास ऑल्टरनेटिव साइन आते जाएंगे यहाँ, ठीक है। और इस तरह से ये n पैचेस के लिए हमने इनमें से क्या किया है, कॉमन ले लिया है -gm, और माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले साइन जो है ना वो सारे ऑल्टर हो जाएंगे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ये फर्स्ट और ये जो लास्ट टर्म है ये आपके पास रिमेनिंग बचेंगे, बाकी -1/r2 है तो +1/r2 से कैंसिल हो जाएगी, इस तरह से r3 से कैंसिल हो जाएगी, इस तरह से या rn-1 और rn-1 ये भी क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन की वजह से ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ पहली और लास्ट वाली टर्म 1/r1 -1/r2 ये आपके पास रिमेनिंग। अब स्टूडेंट n पॉइंट कहाँ पे था, हमने कहा था कि n पॉइंट इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, इन्फिनिटी पे है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 जो आपके पास Rn है ये किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। तो 1/इन्फिनिटी आपको पता है किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो 1 ये आपके पास यूं बन जाएगा -gmm ओवर 1/r1 -0। अब स्टूडेंट इसको आप जनरली यूं भी लिख सकते हैं, तो ये टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो टोटल वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को आपने यू से लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि टोटल वर्क डन के इक्वल था आपने मेंशन किया, और ये फॉर्म एज इट आर। ओके, और इसको आपने जनरल आर लिख लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि अगर आप इस आर को इंक्रीज करते हैं, मतलब जैसे वर्टिकली अपवर्ड आप जा रहे हैं, ये आपके पास डिस्टेंस बढ़ रहा है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये जो आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, व्हेन आर इंक्रीजिंग यू बिकम लेस नेगेटिव, तो यू आपके पास क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास देख सकते हैं आप, ये कोई भी एक वैल्यू है -gmm, और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू लेस होती जाएगी, ठीक है। और जो लेस नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि सपोज करेंगे -8 है, उसके बाद -7 आ रहा है, तो ये इससे क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, -6, ये इससे ग्रेटर होगा -7 से। तो जितनी आपके पास u बिकम लेस नेगेटिव, तो अगर लेस नेगेटिव हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि u इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा, u इंक्रीज होगा। तो एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि अगर आप r को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद स्टूडेंट आप ये कॉन्सेप्ट जनरल यूं भी लिख सकते हैं कि इफ वी रेज बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो जैसे आप सेंटर ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हैं, किसी को हाइट पे लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं, तो इस केस में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एमसीक्यूज के लिए ये भी देखना आपने। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ की अगर आप बात करते हैं तो उस केस में ये जो आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। और ये जो जनरल फॉर्म है आपके पास ये -gmm ओवर कैपिटल आर, ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी। तो स्टूडेंट ये था आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने याद भी रखनी है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी। और आज के इस टॉपिक में हमने इसको डिराइव भी किया इसके रिलेशन को, और होपफुली आपने इसको समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।